की कक्षा में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज की कक्षा 9 संस्कृत के अंतर्गत संधि प्रकरण पर हमने कल चर्चा की थी। संधि का अर्थ, संधि की परिभाषा और संधि के कितने भेद होते हैं, उन पर हमने कल चर्चा की थी। आज हम संधि प्रकरण के अंतर्गत संधि संधि के भेदों पर चर्चा करेंगे और इसके अंतर्गत हम सर्वप्रथम देखेंगे स्वर संधि का पहला भेद दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घा। अकह सवर्णे दीर्घा, ये दीर्घ संधि का सूत्र है। इसका मतलब है यदि ह्रस्व या दीर्घ यानी अ, ई, उ, री के बाद कोई दीर्घ सवर्ण आए यानी आ, ई, उ, री, कोई भी सवर्ण आए तो दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाता है। यानी अ का आ, ई का ई और उ का उ। तो इस प्रकार से समान वर्ण आने पर, ह्रस्व या दीर्घ वर्ण आने पर दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, बड़ा हो जाएगा यानी दीर्घ हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि पहला भेद है स्वर संधि का। इसका उदाहरण देखिए, जैसे मैंने आपको विद्यालय में भी कक्ष में बताया था ब्लैक बोर्ड पर, कि जैसे आपका उदाहरण है विद्यालय, तो विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। इसी प्रकार से उदाहरण है सत्यार्थ। सत्यार्थ, सत्य धन अर्थ, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण छोटा अ और अंतिम पद का पहला वर्ण भी छोटा, दोनों मिलकर के बड़ा हो गया दीर्घ, तो हो गया सत्यार्थ। इसी प्रकार से परमात्मा, परमात्मा का संधि विच्छेद होता है परम धन आत्मा। तो यहाँ भी प्रथम पद का अंतिम वर्ण है अ और दूसरे पद का पहला वर्ण है आ, और अ और आ मिलकर के दीर्घ आ में बदल जाते हैं और शब्द बन जाता है परमात्मा। इसी प्रकार से रविंद्र, रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र। छोटी ई धन छोटी ई बराबर हो जाता है दीर्घ ई यानी बड़ी ई और शब्द का निर्माण होता है रविंद्र। इसी प्रकार है महींद्र, तो मही धन इंद्र, बड़ी ई धन छोटी ई बराबर बड़ा ई और दोनों मिलकर के बन जाता है महींद्र। संधि का निर्माण होता है महींद्र। अगली संधि है भानुदय। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा भानु धन उदय, इसको कहते हैं भानुदय। तो भानु उ, भानु अंतिम पद हो गया छोटा ऊ और दूसरा पद का पहला वर्ण हो गया छोटा ऊ, दोनों छोटा ऊ धन छोटा ऊ मिला करके हो जाएगा बड़ा ऊ और शब्द का निर्माण होगा, संधि बन जाएगा भानुदय। इसी प्रकार से वधु उत्सव, तो वधु धन उत्सव, बड़ी ऊ धन छोटी ऊ बराबर बड़ा ऊ। यानी कि कोई भी वर्ण आए, छोटा आए चाहे बड़ा आए, बदलेंगे वो दीर्घ में। यानी चाहे छोटा स्वर आए यानी ह्रस्व स्वर आए या दीर्घ स्वर आए, दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। यानी कि अगर दीर्घ दीर्घ का भी दीर्घ हो जाएगा, ह्रस्व ह्रस्व का भी दीर्घ हो जाएगा, तो इसीलिए इसको कहते हैं दीर्घ संधि। इसी प्रकार से वधु धन उत्सव, वधु ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ में बदल जाएगा और संधि बन जाएगा वधु उत्सव। इसी प्रकार से पितृ ऋणम, री धन री बराबर री और पितृ ऋणम। इसे अब हमारा जो हमने और भी कराया थी हिमालय, हिम धन आलय, छोटा अ प्रथम पद का अंतिम वर्ण छोटा आ और दूसरे पद का अंतिम वर्ण बड़ा आ, तो हिम धन आलय बराबर हो गया हिमालय। इसी प्रकार से विद्यालय, विद्या धन आलय, संधि विच्छेद हो जाएगा विद्या धन आलय, ये भी दीर्घ संधि में है। इसी प्रकार से है विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी। इसी प्रकार से शिक्षार्थी, शिक्षा धन अर्थी बराबर शिक्षार्थी, तो इसका संधि विच्छेद हो गया शिक्षा धन अर्थी बराबर शिक्षार्थी। तो यानी कि समान ह्रस्व आने पर या दीर्घ आने पर क्या हो जाएगा, बड़ा दीर्घ बन जाएगा। अब हमारी जो दूसरी संधि है, दीर्घ संधि का जो दूसरा भेद है वो है गुण संधि। क्या है, गुण संधि। तो गुण संधि के अंतर्गत इसका सूत्र है आद गुणः।
क्या है? आद गुणः। दिखाई दे रहा है बुक्स पे? आद गुणः। तो इसका व्याख्या है, यदि ह्रस्व या दीर्घ अ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री, लरी आए तो दोनों मिलकर के आधन ई का हो जाएगा ए, आधन ऊ का हो जाएगा ऊ, और आधन री का बन जाएगा अर, और आधन री का री, आधन री का बन जाएगा अल। इसमें परिवर्तन हो जाएगा जब संधि बनेगी। तो कैसे बनेगी उसका उदाहरण भी देख लीजिए। जैसे संधि है हमारे पास उपेंद्र, तो उपेंद्र का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो उसका हो जाएगा उपधन इंद्र, यानी पहले पद का अंतिम वर्ण है अ और अंतिम पद का पहला वर्ण है ई, और अ और ई किस में बदल जाएगी? ए में। और किस में बदल जाएगा? ए में। तो किसकी मात्रा लग जाएगी? ए की, इसीलिए उपधन इंद्र बराबर उपेंद्र, ए की मात्रा लग जाएगी, ए में बदल जाएगा और संधि बन जाएगा उपेंद्र। इसी प्रकार से आधन उ का क्या बन जाएगा? उ। आधन उ का क्या बन जाएगा? उ। कैसे? जैसे परधन उपकार, पहला पद का अंतिम वर्ण अ और दूसरे पद का पहला वर्ण उ, आधन उ मिलकर के बन जाता है ओ। तो परधन उपकार का बन गया परोपकार, ओ की मात्रा लग गई, परोपकार। इसी प्रकार से तथा धन इति, का धन ई का ए, तो तथेति। इसी प्रकार से सुरधन ईश बराबर सुरेश। इसी प्रकार से महाधन ईश बराबर महेश। इसी प्रकार से रमाधन ईश बराबर रमेश। आधन ई का क्या हो जाता है? हमेशा ए हो जाता है। आधन ई का क्या हो जाता है? ए हो जाता है। तो रमाधन ईश बराबर सुरधन ईश बराबर महाधन ईश बराबर महेश। अधन ई किस में बदल जाएगा? ए में। और आधन उ किस में बदल जाएगा? ओ में। तो पर धन उपकार, अधन उ हो गया परोपकार। महाधन उत्सव क्या बनेगा? ओ में बदल जाएगा। महोत्सव क्या बन जाएगा? महाधन उत्सव, आधन उ का क्या होगा? ओ। तो महोत्सव क्या बन जाएगा? महोत्सव। ठीक है। इसी प्रकार से आधन री, आधन री क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? अर। जैसे देव धन ऋषि बराबर देवर्षि, अर बन गया अर, देवर्षि अर, देव अर, देवर्षि। तब धन लिरकार, लरी, और लरी का बन जाएगा अल। तब धन लिकार मने तवलकार। महाधन लिकार बराबर महालंकार। तो इस प्रकार से ये होता है सूत्र के अनुसार। जैसे मैंने बताया, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है कि हम आद गुणा संधि के साथ क्या होता है कि जब आ के साथ किसी का गुणा होता है, अदर का, दूसरे वर्ण का, ई उ री का, जब अ के साथ ई उ री लरी जुड़ते हैं तो शब्द में क्या परिवर्तन आता है? तो आ के साथ ई जुड़ने से परिवर्तन आता है, ए में बदल जाता है। और आ के साथ उ जुड़ जाने से बन जाता है ओ। और अ के साथ री जुड़ जाने से बन जाता है अर। और अ के साथ ली जुड़ जाने से बन जाता है अल। तो इसके हमने उदाहरण देखे। स्वर संधि का तीसरा भेद है यण संधि। यण संधि, यण संधि का सूत्र है इको यणचि, इको यणचि। यदि इसका मतलब है, यदि ह्रस्व या दीर्घ यानी छोटा या बड़ा, यानी लघु या गुरु वर्ण ई उ री लिरी के बाद में कोई असमान स्वर, असमान स्वर क्या हो गया? असमान स्वर। जैसे आ जाए, ए आ जाए, है ना, अ या आ जाए, ये असमान है ना। यानी ई और ए के बाद आएगा तो स्वर ऊपर दीर्घ संधि बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे आएगा असमान स्वर, यानी ई को यणची का मतलब है ई उ री री के बाद अ या आ आए तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा
य, व, र और ला। यानी ई के बाद अ आएगा छोटा अ तो या बन जाएगा। ई के बाद बड़ा आ आएगा तो या बन जाएगा।